नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सबसे पहले डीडी न्यूज के सभी दर्शकों को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के एकता नगर में 280 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। पर्यटन क्षेत्र में सुविधाओं और स्थिरता को मिलेगा बढ़ावा। झारखंड में पहले चरण के उम्मीदवारों के नाम वापस लेने का अंतिम दिन। वहीं महाराष्ट्र में सभी नामांकन पत्रों की होगी जांच। अरुणाचल, मिजोरम, हिमाचल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के दूरदराज इलाकों में घटेंगे पेट्रोल डीजल के दाम। आज से बढ़ गया डीलर्स का कमीशन। पेट्रोलियम मंत्री ने किया फैसले का स्वागत। सऊदी अरब में पीयूष गोयल फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 8वें संस्करण में लेंगे हिस्सा। भारतीय प्रवासियों से भी करेंगे मुलाकात। और अयोध्या में आज दीपोत्सव का बनेगा नया रिकॉर्ड। 28 लाख दियों से रोशन होगी राम की पेड़ी। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे। पीएम आज केवड़िया के एकता नगर में 280 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आज शाम आरंभ 6.0 के 99वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के अधिकारी प्रशिक्षुओं को संबोधित भी करेंगे। इस साल के कार्यक्रम का विषय है आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए रोड मैप। इस साल आरंभ 6.0 में भारत की 16 सिविल सेवाओं और भूटान की 3 सिविल सेवाओं के 653 अधिकारी प्रशिक्षु शामिल हैं। अब खबर झारखंड की राजनीति से जुड़ी हुई। झारखंड के चुनावी दंगल में इस बार कड़ा मुकाबला बीजेपी और महागठबंधन के बीच है। बीजेपी अपनी विकास योजनाओं के आधार पर जनता का समर्थन मांग रही है, जबकि महागठबंधन बीजेपी की नीतियों का खुलकर विरोध कर रही है। दोनों ने जनता को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। झारखंड में नामांकन का काम पूरा हो चुका है। आज पहले चरण से जुड़े उम्मीदवारों के नाम वापस लेने का आखिरी तारीख है। वहीं दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की भी जांच आज ही होगी। दूसरे चरण के प्रत्याशी 1 नवंबर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। आपको बता दें कि दूसरे चरण के 38 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन के आखिरी दिन 297 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। इस तरह कुल 634 नामांकन दर्ज किए गए हैं। 43 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण में दाखिल 743 नामांकन जांच के बाद वैध पाए गए हैं। इस चरण में कुल 805 उम्मीदवारों ने नामजदगी का पर्चा भी दाखिल किया है। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को होने जा रहे हैं। पहले चरण में 43 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं दूसरे चरण में 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। झारखंड के बाद अब बात महाराष्ट्र के चुनावी महासंग्राम की। महाराष्ट्र में चुनाव के मद्देनजर सियासी पारा इस समय हाई है। चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में नामांकन के आखिरी दिन मंगलवार को कई नेताओं ने अपना नामांकन दाखिल किया। लेकिन नामांकन खत्म होने के बाद भी विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर टेंशन बरकरार है। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए लगभग 8000 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इन आवेदन पत्रों की जांच आज की जाएगी। प्रत्याशी 4 नवंबर तक नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे। सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति में बीजेपी ने 148, शिवसेना शिंदे गुट ने 80 और एनसीपी अजीत पवार ने 51 उम्मीदवारों को अधिकृत तौर पर एबी फॉर्म दिए हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने 4 सीटों को अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ दिया है। वहीं महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस ने अब तक सबसे ज्यादा 103, एनसीपी शरद पवार ने 83 और शिवसेना यूबीटी ने 88 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मतदान 20 नवंबर को एक साथ होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी।
और अब खबर महाराष्ट्र के एक ऐसी हॉट सीट की जो इस समय सुर्खियां बटोर रही है। सीट है बारामती विधानसभा सीट, जिस पर पिछले 57 वर्षों से पवार फैमिली का कब्जा रहा है। 1967 से शरद पवार और 1991 से उनके भतीजे अजीत पवार विधायक रहे हैं। लेकिन इस बार का मुकाबला रोचक है। अजीत पवार चाचा से अलग होकर महायुति गठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं, तो शरद पवार ने अपने पोते और अजीत पवार के भतीजे को मैदान में उतारकर मुकाबले को अब और रोचक बना दिया है। अब देखना यह है कि चाचा भतीजे की शहमात में कौन बाजी मारता है। देखते हैं धीरज कुमार की इस खास रिपोर्ट के जरिए। बारामती में लोकसभा चुनाव के बाद पवार परिवार एक बार फिर आमने सामने है। अपने पोते युगेंद्र पवार के लिए वोट मांगने मराठा छत्रप शरद पवार खुद मैदान में डटे हैं और उनका पैर थामे बैठे हैं युगेंद्र पवार, जो बारामती से एनसीपी उम्मीदवार हैं। 32 साल के युगेंद्र पहली बार चुनावी दंगल में अपने चाचा अजीत पवार के खिलाफ उतरे हैं। युगेंद्र को ये तोहफा अपनी ताई सुप्रिया सुले को यहां से जीत दिलाने के लिए मिला है। युगेंद्र बारामती के विकास का पूरा श्रेय शरद पवार को देते हैं। संपूर्ण जो एरिया है ये ड्राउट एरिया है। पहले भी इधर पानी नहीं था और वो पानी पवार साहब ने लाया, और जो गांव रहे थे वो काम करना चाहिए था पर वो हुआ नहीं, और अभी हम वो काम जो पवार साहब ने शुरू किया था हम वो कंप्लीट करेंगे। 1991 में शरद पवार के बारामती सीट छोड़ने के बाद अजीत पवार यहां से 7 बार विधानसभा चुनाव जीते हैं। चाचा से अलग होने के बाद राज्य में उप मुख्यमंत्री बने। बारामती जैसे छोटे तहसील में विश्व स्तरीय बस अड्डा, पंचायत समिति, सड़कों का जाल और इलाकों में पानी जैसी समस्याओं को दूर करने और बारामती विकास मॉडल को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम जब भी मेरे खिलाफ जो भी कैंडिडेट आया वो कैंडिडेट स्ट्रांग है ऐसा समझ कर ही मेरे कार्यकर्ताओं ने, मैंने खुद, मेरे परिवार ने, सबने उसका प्रचार किया है। इस दफा भी बारामती कर बहुत अच्छे वोटों से मुझे जिताएंगे ऐसा मुझे भरोसा है। स्थानीय पत्रकार बताते हैं कि शरद पवार का बारामती से 1967 से नाता है, जो अभी तक बरकरार है। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में पत्नी को मिली शिकस्त से अजीत पवार ये सीट छोड़ने को तैयार थे, लेकिन बारामती की जनता की तरफ से आए लाखों खत से अजीत पवार बारामती आए। उनके कार्यकर्ता ने, उनको 1.25 लाख कार्यकर्ता ने खत लिखे और आग्रह किया कि आप ही चुनाव जीते। 15-20 दिन पहले जो बारामती में अजित पवार जी का ताफा जा रहा था, उस ताफा रोक दिया कार्यकर्ताओं ने और बोले कि आप ही बारामती का चुनाव लड़ेंगे। अजीत पवार ने अपने ही चाचा से अलग होकर राजनीतिक मात देने की कोशिश की थी, तो अब चाचा ने भी भतीजे के खिलाफ भतीजे को उतारकर नया दांव खेल दिया है। बारामती महाराष्ट्र की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है, जहां चाचा और भतीजे की राजनीतिक लड़ाई में पोते की एंट्री हो गई है। अब देखना होगा कि यहाँ की जनता किस उम्मीदवार को विजयश्री का आशीर्वाद देती है। कैमरामैन सुमित धुमान के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, बारामती। और दिवाली पे तेल कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। तेल कंपनियों ने आज से पेट्रोल और डीजल पंप डीलरों का कमीशन बढ़ा दिया है। तेल कंपनियों ने कहा है कि डीलरों का कमीशन बढ़ाने से के बाद भी डीजल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे। वहीं इंडियन ऑयल ने अंतर्राज्यीय माल ढुलाई को सुगम बनाया है। इससे राज्यों के भीतर विभिन्न बाजारों में पेट्रोल डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य में भी कमी आएगी। ये फैसला अरुणाचल, मिजोरम, हिमाचल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के दूर दराज इलाकों में लागू किया गया है। दिवाली के शुभ अवसर पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तेल बाजार कंपनियों की ओर से पेट्रोल पंप डीलर्स को दिए गए तोहफे का स्वागत किया है। पुरी ने कहा है कि यह फैसला दूर दराज के इलाकों को भी नागरिकों की सुविधाओं के मामले में देश के बाकी हिस्सों के बराबर लाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को दर्शाता है। ताजा फैसले की वजह से देश के कई हिस्सों में पेट्रोल डीजल सस्ते हो जाएंगे। चुनाव वाले राज्यों और निर्वाचन क्षेत्रों में निर्णय के बाद ये लागू किया जाएगा। पुरी ने कहा कि पिछले 7 वर्षों से लंबित इस मांग के पूरा होने से पेट्रोल पंप डीलरों और देश भर के 83,000 से अधिक पेट्रोल पंपों पर काम करने वाले लगभग 10 लाख कर्मचारियों के जीवन में और खुशियां आ जाएंगी।
play a pivotal role in achieving the Honorable Prime Minister's vision of Viksit Bharat by 2047. The oil and gas sector is increasingly adopting AI and generative AI, Gen AI, to optimize operations and drive efficiency through real-time data and insights. AI adoption in oil and gas sector has now become a necessity as we look to navigate the complexities of the energy sector. International oil and gas companies are investing heavily in AI to optimize operational efficiency, improve safety, and pave the way for a transition to a low-carbon future. और अब खबरें दीपोत्सव से जुड़ी हुई। तो आज दीपों से रोशन होगी रामनगरी। उल्लास और भगवान श्री राम की स्तुति और भजनों से रामनगरी इस समय राममय हो उठी है। शाम होते ही राम की पैड़ी से लेकर सरयू घाट और राम कथा पार्क का पूरा क्षेत्र रोशनी से नहा उठता है। 3 दिन तक अयोध्या में आयोजित होने वाले दीपोत्सव के दौरान कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। 25 लाख दीपों को जगमग करने के लिए राम की पैड़ी समेत 55 घाटों पर 28 लाख दिए बिछाए गए हैं। प्रभु श्री राम की अयोध्या में प्रकाश के महापर्व का आयोजन हो रहा है। 28 से 30 अक्टूबर तक आयोजित दीपोत्सव महापर्व का ये 8वां संस्करण है। साल 2017 से शुरू हुई अयोध्या दीपोत्सव की परंपरा हर साल नए कीर्तिमान बनाती है और इस बार ये और भी विशिष्ट है क्योंकि 500 वर्षों का अयोध्या में ही श्री राम का वनवास समाप्त हुआ है और रामलला अपने दिव्य भव्य नव मंदिर में प्रतिष्ठित हैं। 500 साल बाद ऐसा अवसर आया है जब अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर बने उनके मंदिर में भी हजारों दीप जलाए जाएंगे। एक अद्भुत उत्सव होगा। ये ऐसी दीपावली होगी जब हमारे राम एक बार फिर अपने घर आए। मुख्य आयोजन स्थल राम की पौड़ी को अलौकिक रूप में सजाया गया है। 3 दिनों तक अयोध्या में आयोजित होने वाले दीपोत्सव के दौरान कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या के 55 घाटों पर 28 लाख दियों को सजाने और जलाने के लिए बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और स्वयंसेवकों को लगाया गया है। अयोध्या के दीपोत्सव में भाग लेने वाले युवा बेहद उत्साहित हैं। 2 दिन से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग दीप वगैरह लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है हम लोग को यहाँ की। मैं लगभग 3 साल से दीपोत्सव में शामिल हूँ और हर बार दीपोत्सव में दियों की संख्या बढ़ाई जाती है। भगवान ने चाहा तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी है और ये जल्दी वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल होगी। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। 30 अक्टूबर को अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम कथा पार्क में भगवान श्री राम का प्रतीकात्मक राज्याभिषेक भी करेंगे। दिवाली की शाम को सरयू नदी के किनारे 1100 वेदाचार भव्य आरती करेंगे जो एक और विश्व कीर्तिमान बनाने का प्रयास होगा। पूरी अयोध्या में 11 से ज्यादा भव्य द्वार बनाए जा रहे हैं। पूरी अयोध्या नगरी को फूलों से सजाने की तैयारी भी की गई है और नगर के कई प्रमुख स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों और झांकियों का निर्माण किया गया है। अयोध्या का दीपोत्सव हमारा अभिमान बढ़ाता है। अयोध्या का दीपोत्सव हर वर्ष नया विश्व कीर्तिमान बनाता है और अयोध्या से ही पूरी दुनिया देखती है कि कैसे हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों को समेटे हुए पूरी दुनिया को तमसो मा ज्योतिर्गमय का संदेश देते हैं, विश्व कल्याण का उपदेश देते हैं। कैमरा पर्सन योगेश कुमार के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, अयोध्या।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में दिवाली की रौनक महीने भर पहले ही दिखने लगती है। हर जगह बाजारों में दिवाली के सामान बिकते हुए नजर आते हैं। लोग दिल्ली में लगने वाले दिवाली मेले का इंतजार करते हैं। इस बार भी दिल्ली के मेलों में गजब की रौनक देखने को मिल रही है। दिल्ली में दिवाली की रौनक महीने भर पहले से दिखने लगती है। हर जगह बाजारों में दिवाली के सामान बिकते हुए नजर आते हैं। लोग दिल्ली में लगने वाले दिवाली मेले का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार भी दिल्ली के मेलों में गजब की रौनक देखने को मिल रही है। दिवाली का मौका है तो सज गए हैं दिल्ली के बाजार। लोग जमकर कर रहे हैं खरीदारी और हम यहाँ मौजूद हैं दिल्ली के एक दिवाली बाजार में। कपड़ों से लेकर ज्वेलरी तक आप इन मेले में खाने के जायके का भी आनंद उठा सकते हैं। किफायती और खूबसूरत सामानों से सजे ये मेले लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। लोगों का उत्साह तो यहाँ देखने वाला है। बाइंग भी अच्छे मूड में है। यहाँ पर काफी लोग दिया और ये सब चीजें भी खरीद रहे हैं और गिफ्ट आइटम भी खरीद रहे हैं। तो दुकानदार भी लोगों के उत्साह से काफी खुश हैं। आइटम्स क्योंकि ये कैंडल लाइटिंग से रिलेटेड है तो लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। कलरफुल हैं, गोल्ड बेस है तो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और मेरे इतने लॉयल कस्टमर्स बन गए हैं जो हर साल आते हैं और ढूंढते हुए आते हैं कि मैडम आपका स्टॉल हम हर साल आपके पास आते हैं। ये मेरे को बहुत खुशी की बात है। और इस बार तो मैंने और एल्यूमिनियम कास्टिंग भी इंट्रोड्यूस की है और ये मंत्रा प्लेट्स भी इंट्रोड्यूस की हैं। आप देख रहे हैं इधर, तो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है मेरा सारा प्रोडक्ट। दिवाली पर उपहार देना एक परंपरा है। दिवाली बाजार में एक से बढ़कर एक गिफ्ट आइटम्स मौजूद हैं जो किफायती भी हैं और शानदार भी। हाय गाइस, हैप्पी दिवाली। सो बेसिकली आपको सबको पता ही है कि फेस्टिव का मौका है तो हम सब ने इतनी अच्छी अच्छी देखो ड्रेसेस पहनी हुई हैं। इवन वी हैव लाइक मोर कलेक्शन। दिवाली की खरीदारी को लेकर बाजारों में गजब की रौनक है। यहाँ से आप घर को सजाने के लिए लाइट, लैंप, कारपेट, बेडशीट और अपने कपड़ों से लेकर ज्वेलरी तक की शॉपिंग कर सकते हैं। दिल्ली से शहला निगार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अपने प्रियजनों के साथ दीपावली की खुशियां बांटने की हसरत रखने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेल कमर कसकर तैयार है। स्पेशल ट्रेनों के अलावा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भव्य पंडाल बनाकर माहौल को एकदम उत्सवी बना दिया गया है। संवाददाता राजेश राज की इस खास रिपोर्ट को देखिए। अभी हम जिस पंडाल में खड़े हैं, ये पंडाल कोई शादी ब्याह के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का एक ऐसा पंडाल है जिस पंडाल में लोग अपनी गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये भारतीय रेल की ये कोशिश है कि वो मुसाफिरों को त्योहार के सीजन में लग्जरी सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश करें। उत्सवी माहौल में वाकई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नज़ारा बदल सा गया है। अमूमन अफरा तफरी से जूझने वाले स्टेशन पर यात्रियों को व्यवस्थित करने में जुटे हैं रेल सेवक, जो बुजुर्गों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसके अलावा पंडाल के बगल में ही अतिरिक्त टिकट काउंटर भी बनाए गए हैं, जहां पर एटीएम की सुविधा भी बहाल है और मुसाफिर डिजिटल माध्यम से भी टिकट खरीद सकते हैं। भारतीय रेल ने दिवाली और छठ के मौके पर अपने गांव जाने वाले यात्रियों के लिए देश भर में 7000 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। लास्ट ईयर रिकॉर्ड नंबर था 4500 ट्रेन का। इस साल उससे भी ज्यादा 7000 ट्रेन चलाई जा रही है छठ और दीपावली के लिए स्पेशल। यानी करीब करीब 2 लाख लोग एक्स्ट्रा डेली ट्रैवल कर पाए, वो व्यवस्था की जा रही है। भारतीय रेल का विशाल नेटवर्क प्रतिदिन 2 करोड़ 30 लाख मुसाफिरों को रोजाना अपने गंतव्य तक पहुंचाता है। त्योहारी मौसम में यह संख्या तकरीबन 2.5 करोड़ पहुंच जाता है, यानी 20 लाख अतिरिक्त यात्री त्योहारी सीजन में स्पेशल ट्रेनों के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। इन 7000 ट्रेनों में 1 करोड़ से अधिक सीटें जो है वह सृजित की गई है, उनकी व्यवस्था की गई है। उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भव्य पंडाल में अनेक बुनियादी सुविधाएं बहाल की हैं। पूछताछ केंद्र, फूड स्टॉल, पीने का पानी, मनोरंजन के लिए बड़े बड़े एलईडी लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे की संख्या बढ़ाई गई है। आप जैसा देख सकते हैं पंडाल में भी जगह जगह अगर आपको सीसीटीवी कैमरे दिखेंगे, ताकि भीड़ की ऑनलाइन मॉनिटरिंग हम कर सकें, लाइव मॉनिटरिंग कर सकें और साथ ही साथ चप्पे चप्पे की जो फुटेज है वो हमारे पास रहे।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट की तरफ से प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए आरक्षित और अनारक्षित श्रेणी के यात्रियों के लिए अलग अलग द्वार बने। रेलवे आपको विशेष इंतजामात के साथ प्लेटफॉर्म से लेकर बर्थ तक पहुंचने में आपकी मदद करेगा। बस मुसाफिरों से ये दरख्वास्त है कि वो जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो पूरी जानकारी के साथ पहुंचे। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और ये अब जानते हैं कि दुनिया भर में कैसे दिवाली मनाई जा रही है। दिवाली से पहले अमेरिका की सबसे ऊंची इमारत वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा दिया है। इस अवसर पर न्यूयॉर्क स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने एक्स पर लिखा है कि अमेरिका की सबसे ऊंची इमारत वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ दिवाली का शुभारंभ। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर चमकीले रंगों से जगमगाता हुआ नजर आ रहा है और ये रोशनी का त्योहार है जो पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है। अपने पोस्ट के साथ महावाणिज्य दूतावास ने वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर मनाई गई दिवाली का वीडियो भी साझा किया है। और अब खबरें महाकुंभ से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 12 वर्षों के बाद होने वाला कुंभ मेला इस बार दिव्य और भव्य होगा। कुंभ से जुड़े सभी कार्य 30 नवंबर तक पूरे करने का निर्देश अधिकारियों को दे दिया गया है। इस दौरान पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के विशेष स्नान पर्व पर सुरक्षा और सुविधा के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की गई है। किसी भी श्रद्धालु को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए राज्य सरकार कई स्तर पर काम कर रही है। वहीं केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 4 बिंदुओं पर फोकस किया है और कहा है कि महाकुंभ में सूचना, स्वच्छता, संचार और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, जिन पर होलिस्टिक अप्रोच के साथ कार्य किया जाना चाहिए। हर किसी को सही सूचना मिलना, पूरे क्षेत्र में बेहतर सैनिटेशन व्यवस्था होना, मजबूत संचार तंत्र का होना और सबकी सुरक्षा के लिए प्रबंध होना महाकुंभ को सफल आयोजन बनाने के मुख्य कारक बनेंगे। उन्होंने महाकुंभ में विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए भी कई जरूरी कदम उठाने को कहा है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। राजस्थान का ढिंगसरी गांव इन दिनों चर्चा में है और चर्चा का कारण है इस गांव में फुटबॉल की खेल की बढ़ती लोकप्रियता। देखते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। बीकानेर से 75 किलोमीटर दूर ढिंगसरी गांव की इन लड़कियों ने हाल ही में राजस्थान की ओर से खेलते हुए बेलगाम में कर्नाटक को 3-1 से हराकर जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2024-25 पर कब्जा किया। वैसे इनके लिए ये उपलब्धि इसलिए भी बड़ी रही क्योंकि इन्होंने 60 साल बाद राष्ट्रीय खिताब जीता, जो राज्य के लिए गर्व की बात है। पूर्व राज्य खिलाड़ी और अर्जुन पुरस्कार विजेता मगन सिंह राजवी के बेटे विक्रम सिंह राजवी लड़कियों को फुटबॉल से परिचित कराकर खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। दरअसल ये इन खिलाड़ियों को ट्रेनिंग भी देते हैं और उनको फुटबॉल की बारीकियों के बारे में भी बताते हैं। अब गांव के लोग समझने लग गए हैं कि बेटियों को भी पढ़ा के खिला के आगे बढ़ाया जा सकता है। खेल कोई सा भी, उसमें कास्टिजन तो है ही नहीं। यहाँ सारी कास्ट खेलती है, एक साथ बैठ के हम रहते हैं, एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। ज्यादातर बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं। ग्रामीण अपनी बेटियों को फुटबॉल के खेल में आगे भी बढ़ा रहे हैं। उनके आगे चुनौतियां काफी हैं, लेकिन खेलने की ललक इन चुनौतियों को पार कर जाती है। हम लोगों की 22 लड़कियां गई थी हम पूरी इंडिया टीम में, तो राजस्थान से मैं एक थी और ऐसे अलग अलग स्टेट से बहुत सारी लड़कियां आई थी। पहले तो हमने नहीं सोचा था कि हम फुटबॉल खेलेंगे। फिर एक बार स्कूल से ये ऐसे बॉयज आते थे खेलने, तो फिर हमने सोचा कि एक बार हम भी जाके ट्राई करें फुटबॉल खेलना। थोड़ी बहुत लड़कियां आती थी पहले, और फिर हमने आना स्टार्ट किया ग्राउंड में धीरे धीरे। फिर हमको एक बार इंटरेस्ट नहीं था, फिर हमें भी इंटरेस्ट आने लगा फुटबॉल में, इसलिए हमने वहाँ से स्टार्ट किया। अभी तो मम्मी पापा कोच सब खुश है। वर्ल्ड कप खेलना है, उसमें बेस्ट गोलकीपर है। कुछ कर गुजरने की चाह और खेल के मैदान में बहता पसीना आने वाले स्वर्णिम भविष्य की कहानी कहता नजर आता है और इस बात की तस्दीक करता है कि खेल और खिलाड़ियों के जोश के माध्यम से ढिंगसरी गांव देश में अपनी एक अलग छाप छोड़ेगा।
बीकानेर से 75 किलोमीटर दूर इस ढिंगसरी गांव की बेटियां न केवल राज्य स्तर पर और नेशनल स्तर पर अब इंटरनेशनल की तरफ फुटबॉल के क्षेत्र में गमन कर रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस सपने को साकार करने की दिशा में अग्रसर हैं, जो हर बेटी को, देश की प्रत्येक बेटी, प्रत्येक गाँव की बेटी एक सशक्त भूमिका निभाएगी और न केवल पढ़ाई में और अन्य क्षेत्रों में, खेलों की दुनिया में भी अपना विशेष नाम करेंगी। मैं बीकानेर से डॉक्टर मुदिता पोपली, दूरदर्शन न्यूज़ के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।